मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में आज हम पढ़ेंगे रूस की विदेश नीति और इसका तीसरा भाग। हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में ये जाना था कि सोवियत संघ का पतन 1991 में हुआ और उसके बाद सोवियत संघ के जो विभिन्न हिस्से थे उनका अलग अलग राज्यों के रूप में उदय हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तात्कालिक समय में रूस गणराज्य के जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा व्यक्ति थे, उन्होंने एक तरह से इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय येल्त्सिन की भूमिका, बोरिस येल्त्सिन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। सोवियत संघ का जब पतन हुआ तो उस समय विश्व 2 ध्रुवीय था, लेकिन जब उसका पतन हुआ उसके बाद में विश्व एक ध्रुव की तरफ मुड़ गया। एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई कि सोवियत संघ और चीन के बीच साम्यवाद को लेके भी कुछ हद तक विवाद था, क्योंकि चीन समय समय पर सोवियत संघ पर साम्यवाद के परिरोधन की नीति का आरोप लगाता आया था। लेकिन अब सोवियत संघ के पतन के बाद जब रूस का अस्तित्व सामने आता है तो स्थितियां फिर से बदल जाती हैं और विश्व अब एक ध्रुव की तरफ बढ़ने की स्थिति में दिखाई देता है। सोवियत संघ के गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अल्मा-अता में सोवियत संघ से जो 12 में से 11 गणराज्य जो अलग हुए थे, उनमें से 12 में से 11 गणराज्यों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, वो 21 दिसंबर 1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करके स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS कहा गया, इसकी स्थापना को अपनी स्वीकृति देने के लिए इकट्ठे हुए और इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें जॉर्जिया जो एक हिस्सा था, यानी 12वां जो स्टेट था, जॉर्जिया को छोड़कर सभी 11 गणराज्यों ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जॉर्जिया केवल प्रेक्षक के रूप में इसमें उपस्थित रहा। जो समझौते इसमें किए गए उसमें जो प्रमुख बातें हैं, पहला है 11 गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की, क्योंकि इससे पहले सोवियत संघ स्थायी सदस्य था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब सोवियत संघ के पतन होने के बाद में ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अब किसको सोवियत संघ का स्थान दिया जाए। तो जो 11 गणराज्य थे उन्होंने इस बात पर सहमति भी दी और सिफारिश भी की कि अब रूसी गणराज्य सोवियत संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी इन समझौतों में सभी 11 गणराज्य राष्ट्रकुल के सह संस्थापक सदस्य माने जाएंगे और उनके समान अधिकार होंगे, सभी समान अधिकार को प्राप्त करेंगे। तीसरी बात जो इसमें आई वो है 31 दिसंबर तक के लिए, यानी 31 दिसंबर 91 तक के लिए एक संयुक्त सैनिक कमान होगी, जिसके बाद एक स्थायी कमान का गठन किया जाएगा और परमाणु अस्त्रों पर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नियंत्रण रहेगा, क्योंकि सोवियत संघ परमाणु शक्ति से लैस था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि वो जो सारी परमाणु शक्ति है वो किसके अधीन रहेगी। तो ऐसे में ये माना गया कि जो इसके सदस्य राष्ट्र बने हैं 11, उन सभी के पास परमाणु अस्त्रों का नियंत्रण होगा। 30 दिसंबर 1991 को मिन्स्क में हुए राष्ट्रकुल सम्मेलन में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली जारी रखी जाए, इस पर सहमति व्यक्त की गई। इस प्रणाली की एक खास बात है कि इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो परमाणु हथियारों का बटन है वो रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के पास रहेगा, यानी उसका नियंत्रण उनके पास है, लेकिन इसका प्रयोग रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन की सहमति से किया जाएगा।
ये 4 राज्य जब सहमति देंगे तभी रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन उस परमाणु बटन का प्रयोग कर सकता है। ये चारों गणराज्य ऐसे हैं जिनकी धरती पर परमाणु हथियार मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इन चारों गणराज्यों को ये भय था कि कहीं रूस इसका दुरुपयोग ना करे। रूस की जो विदेश नीति है उसके निर्माता बोरिस येल्तसिन है। यानी 1991 से लेकर के जो आज तक की हम विदेश नीति देखते हैं, उस विदेश नीति का जो पूरा ढांचा है, उसको जो तैयार करने का श्रेय है वो पूरा बोरिस येल्तसिन को जाता है। और यूक्रेन को ये सबसे ज़्यादा भय था कि इस आधार पर रूस अन्य जो राष्ट्रकुल के सदस्य हैं उन पर हावी हो जाएगा, क्योंकि परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के पास है और वो पूर्व सोवियत संघ का सबसे समृद्ध प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक था कि यूक्रेन को ये भय होता। हालांकि परमाणु हथियार रखने की बात पर और उसके बटन को रूस के पास रखने की बात पर सहमति थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिन पर मतभेद थे, जैसे आर्थिक नीति, परंपरागत संयुक्त सशस्त्र सेनाओं का नियंत्रण और राष्ट्रकुल चार्टर को स्वीकार करना। सबसे बड़े गणराज्य रूस ने काला सागर समुद्री बेड़े पर पूर्ण नियंत्रण की मांग की, और परंपरागत रूप से क्योंकि ये उसी से संबद्ध रहा था। येल्तसिन का जो व्यक्तित्व था वो प्रभुत्ववादी था और इस कारण अन्य जो गणराज्य थे और उनमें यूक्रेन सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। फरवरी 1992 में नव स्वाधीन देशों के राष्ट्रकुल के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मिन्स्क में शिखर बैठक हुई। राष्ट्रकुल के सामने गंभीर प्रश्न ये था कि विभिन्न गणराज्यों में स्थित परमाणु हथियारों का नियंत्रण और प्रबंधन कैसे समान नीति से किया जाए और वो नीति कैसे विकसित हो जिससे भूतपूर्व सोवियत संघ के परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जा सके। नए जो राष्ट्रकुल थे, नया जो राष्ट्रकुल था, ये अपनी स्थापना से बहुत सारे संकटों से गुजर रहा था, क्योंकि यूक्रेन में जब प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ तो रूस और यूक्रेन के बीच कई मतभेद उभर करके आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था शांति सेना का निर्माण। काला सागर स्थित बेड़े और भूतपूर्व सोवियत संघ की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के भी बहुत सारे विवाद उभरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति क्रावचुक ने रूसी राष्ट्रपति येल्तसिन पर प्रभुत्व जमाने का आरोप लगाया और ये कहा कि जब तक रूस आम सहमति के बारे में ध्यान नहीं देगा, राष्ट्रकुल ठीक से काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक राष्ट्रकुल का निर्माण होता है। अब आते हैं नाटो के साथ रूस की क्या नीति रही, क्योंकि नाटो शीत युद्ध की उपज थी। अमेरिका ने नाटो संधि की थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसने एक तरह से सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी देशों के साथ संधि की थी। और इसके उत्तर में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया था। तो एक तरह से ये संधियाँ शीत युद्ध को बढ़ाने वाली संधियाँ थी और उस समय सोवियत संघ इसके विरुद्ध था। लेकिन जब रूस सामने आता है, सोवियत संघ का पतन होता है, तो नाटो के साथ भी काफ़ी हद तक स्थितियां बदलती हैं। 22 जून 1994 को रूस ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये योजना शांति के लिए सहभागिता के रूप में जानी जाती है। इस सहभागिता कार्यक्रम से रूस और नाटो के बीच संबंध मजबूत होंगे, ऐसा माना गया, और दोनों मिलकर शांति अभियानों में सहयोग और संयुक्त सैनिक अभ्यास कर सकेंगे। इस समझौते के साथ नाटो देशों के साथ जो शीत युद्ध चला रहा था, एक तरह से वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया और वो तनाव भी समाप्त हो गया। लेकिन क्रेमलिन समझौते के तुरंत बाद, जो मई 2002 में हुआ था, रूस अमेरिका और अमेरिकी गुट के और नज़दीक तब आया जब वो शीत युद्ध के अपने संगठन वार्सा संधि, जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं है, के प्रतिद्वंद्वी गुट नाटो के नज़दीक आ गया।
28 मई 2002 को रोम में 19 सदस्यीय नाटो की बैठक में रूस को एक भागीदार के रूप में शामिल किया गया और पूर्ण सदस्य के रूप में इसको इस समय नहीं लिया गया था, लेकिन नाटो की नई नीति निर्धारक परिषद में उसे स्थान दिया गया और अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इससे आतंकवाद समेत संगठन के जो विभिन्न विषय हैं उस पर मतदान करने का अधिकार इसको मिल गया। ये सोचा भी नहीं जा सकता था 1991 के पहले कि नाटो और रूस के बीच में कोई संबंध हो सकता है, कोई सद्भाव हो सकता है, क्योंकि शीत युद्ध की उपज थी नाटो भी और वार्सा संधि भी। लेकिन यह आश्चर्यजनक था और इनका आपस में मिलना, और इसके साथ साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को नाटो में एक सम्मानित जगह दिलाई और यूरोपीय संघ के साथ रूस की व्यापारिक और आर्थिक नज़दीकी बढ़ी। रूस के विरोध के बाद भी पूर्वी यूरोप के पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य को नाटो में शामिल किया गया, जो रूस नहीं चाहता था। रूस ने स्टार्ट 2 और सीटीबीटी संधि की पुष्टि की, जो कि व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति पद पर पहुंचे रूस के, तो उसके कुछ दिनों बाद ही इसका अनुमोदन कर दिया गया, जो 7 साल पुरानी संधि थी। इसके साथ साथ 19 अप्रैल 2000 को इसे पारित भी कर दिया उच्च सदन ने। 1993 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 2003 तक नाभिकीय शस्त्रों की संख्या कम करते हुए अधिकतम 3005 की संख्या तक नाभिकीय हथियारों को लाना था। इस संधि का हस्ताक्षर जो था वो रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। बाद में 21 अप्रैल को ड्यूमा ने सीटीबीटी का भी 74 के मुकाबले 298 मतों से अनुमोदन किया। इसी तरह से रूस ने क्योटो संधि का भी अनुमोदन किया, जो 22 अक्टूबर 2004 को रूसी संसद के द्वारा की गई। ये संधि जो थी ये ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई थी। यूक्रेन से अलग होकर क्रीमिया रूस का क्षेत्र बन गया, एक स्वायत्त प्रायद्वीप यूक्रेन का, और वो यूक्रेन से अलग हुआ और रूस का अंग बनने की इसने घोषणा कर दी। इससे रूस के साथ पश्चिमी देशों के संबंधों में खटास आ गई और रूस को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले G8 समूह से निलंबित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया रूस के द्वारा, और इस जनमत संग्रह के परिणाम पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया को रूस के साथ जोड़ने वाली संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से अगर हम देखें तो रूस के सामने बहुत सी समस्याएं और चुनौतियां हैं। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बाजारवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की एक समस्या है। पूर्व सोवियत संघ के जो नए संबंध अब बनाने पड़ेंगे जो पहले थे। पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी उसको रही। परमाणु शस्त्रों को लेकर इंटरनली जो उसके राज्य थे राष्ट्रकुल के, उनमें भी मतभेद उभर करके सामने आया। जो पूर्व सोवियत संघ की बहुत बड़ी सेना थी वो भी एक बहुत बड़ा संकट रूस के सामने। और इन सब के बावजूद भी हम अगर देखें तो रूस आज भी एक बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है। और क्यों महाशक्ति है? 2 कारणों से वो महाशक्ति है। एक है परमाणु शक्ति, उसकी परमाणु क्षमता और उसके द्वारा दूर तक मार करने वाली मिसाइल का स्वामी होना, और दूसरी शक्ति जो है उसकी वो है सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार होना। तो वीटो के रूप में उसके पास में राजनीतिक शक्ति है और परमाणु अस्त्र भंडार होने के कारण वो अन्य देशों को एक तरह से धमकी देने या नष्ट करने की क्षमता को रखता है। तो इस तरह से काफ़ी हद तक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र वो है। और हम कहें कि एक तरह से पूरा विश्व है उसको चुनौती दे रहा है। एक ध्रुवीय विश्व जो 1991 के बाद बना था उसको एक चुनौती है और एक बड़ी शक्ति के रूप में वो सामने है। अभी हाल ही में इस वर्ष क्योंकि कोरोना के चलते सम्मेलन नहीं हो पाए उस तरह से वर्चुअल,
सम्मेलन हुए। तो G20 का जो 15वां शिखर सम्मेलन रियाद में होना था वो वर्चुअल तरीके से किया गया और ऑनलाइन, वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन हुआ। और इसकी जो थीम थी उसमें सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर का एहसास ये था। और इसमें महामारी के प्रभाव, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत हुई थी। इसमें रूस भी शामिल था। इसके साथ साथ ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में हुआ। ये भी वर्चुअल था। इसकी मेजबानी में 17 नवंबर 2020 को ये हुआ। इसको मूलतः होना था 21 से 23 जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस में ही होना था इसको, लेकिन इसे उस समय स्थगित कर दिया गया क्योंकि कोविड महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो इसलिए इसको 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। इसकी थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रूस की मेजबानी में आयोजित होने वाला ये तीसरा शिखर सम्मेलन था, यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तीसरी बार रूस ने मेजबानी की थी। इससे पहले 2009 में, उसके बाद 2015 में उसने मेजबानी की थी। यानी पहला जो सम्मेलन हुआ था 2009 में वो भी रूस में हुआ, 2015 में 7वां शिखर सम्मेलन भी वहीं हुआ और अब जो इसका 12वां था ये भी वहीं पर हुआ। तो काफ़ी हद तक हम अगर देखें तो वैश्विक परिदृश्य में रूस बहुपक्षीय प्रणाली और उपायों के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग, व्यापार, ऊर्जा के आदान प्रदान, संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग जैसी स्थितियों को मानने को फिलहाल तैयार है और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आया है। आज के लिए इतना ही।